बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है। जब ड्यूरिंग द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाते हैं रात के इस पहर और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच खेला गया वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान, और इस तरह जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को शिकस्त दी थी। उसके बाद ये उम्मीद हो चली थी कि आज वेस्ट इंडीज को भी जिम्बाब्वे टफ टाइम देगी, लेकिन रिकॉर्ड साज स्कोर किया वेस्ट इंडीज ने। 254 रन स्कोर किए और जवाब में 147 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। इससे पहले वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट जिम्बाब्वे 158 हायर स्कोर था और उसको मजीद बेहतर करते हुए आज 254 का हिस्सा तरतीब दिया। और यकीनन जिम्बाब्वे जैसी टीम के लिए यह हिस्सा हासिल करना, यह हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं और नामुमकिन भी था। जवाब में वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़े मार्जिन से जिम्बाब्वे को शिकस्त हो गई और उसका रन रेट काफी नीचे भी चला गया। आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाएंगे, लेकिन आज मेरे साथ जो स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने पाकिस्तान को लीड किया, साथ साथ पाकिस्तान के चंद आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है। और अगर कहा जाए कि नेचुरल कैप्टन है तो शायद गलत नहीं होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान अंडर 19 की उस टीम को लीड किया जिसके अंदर उमर अकमल, अहमद शहजाद, एहसान अली, हम्माद आजम जैसे प्लेयर थे, बल्कि साथ साथ इनकी कप्तानी में टीम जो है वो न्यूजीलैंड के में जो है वो फाइनल में भी पहुंची। और यही नहीं, आज जिम्बाब्वे का मैच है और हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे जो गेस्ट होते हैं उनकी कोई ना कोई रेलिवेंसी होती है, रेलिवेंट होते हैं वो उस दिन के हवाले से। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने एक सीरीज खेली और उसमें सबसे ज्यादा रन्स इन्होंने वनडे क्रिकेट में स्कोर किए थे, जो जूनियर टीमों की एक सीरीज थी। रिकॉर्ड वहां पे भी इन्होंने बनाया। एक तवील अरसे तक जो है वो खेलते रहे। पाकिस्तान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बलूचिस्तान रीजन को भी रिप्रेजेंट किया, गनी गिलास को भी बतौर कैप्टन लीड किया, SNGPL के साथ भी खेले। तो बड़ा जबरदस्त इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और अभी थोड़ा सा क्रिकेट के साथ साथ अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी आ गए हैं। केविन पीटरसन क्रिकेट एकेडमी इंग्लैंड में भी इन्होंने कोचिंग की है और साथ साथ कनाडा की जो स्टैलियंस क्रिकेट एकेडमी है वहां पे भी कोचिंग के फराइज अंजाम देते हैं और डायरेक्टर भी हैं इन दोनों एकेडमीज के। शो में खुशामदीद कहते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजीम घुम्मन को। अजीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम अली भाई। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक इस्लामाबाद से हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुश्तबा हसन, जिनको आप हमारे शोज में देखते भी रहते हैं। उनके इन डेप्थ एनालिसिस आप पसंद भी फरमाते हैं। मुश्तबा को भी शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा। वालेकुम सलाम अली भाई। जी आप, इससे पहले कि हम आगाज करें दोनों मौजूद मेहमानों के साथ, पॉइंट्स टेबल पे एक निगाह डालते हैं और फिर वहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे अब आज के इस मैच के बाद सूरत हाल क्या रही है, कि जहां पे वेस्ट इंडीज की टीम इस पॉइंट्स टेबल पे हमें टॉप पे नजर आ रही है। एक मैच उन्होंने सुपर 8 का खेला, 2 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त, 5.35 उनका रन रेट रहा है। और इसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के जिसने जो है एक मैच के बाद 2 पॉइंट हासिल किए, लेकिन 3.80, और इंडिया का रन रेट माइनस में, जबकि जिम्बाब्वे का रन रेट भी अब माइनस में चला गया। तो दो टीमें, जैसा आपको मालूम है रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, दो टीमें दोनों ग्रुप से जो है वो टॉप पर आएंगी और वही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। मैच समरी पे भी एक निगाह डालते हैं कि जहां पे हेटमायर का कैच ड्रॉप हुआ और मुसलसल कैचेस जिम्बाब्वे की टीम ने ड्रॉप किए, वहां पे वेस्ट इंडीज को बड़ा स्कोर बनाने का मौका मिला। 254 पे 6 वेस्ट इंडीज का स्कोर रहा। 85 रन की इनिंग खेली हेटमायर ने, पावल ने 59 रन की इनिंग खेली, रदरफोर्ड 31 के साथ नॉट आउट रहे और जवाब में 147 रन स्कोर किए जिम्बाब्वे ने। इवंस ने 43 रन की किसी हद तक अपनी रेजिस्टेंस को शो किया, लेकिन 107 रन के बड़े मार्जिन से फतह वेस्ट इंडीज के हिस्से में आई है। तो आगाज करेंगे जरा अजीम घुम्मन के साथ और अजीम से पूछेंगे। अजीम, सबसे पहले तो वानखेड़े की जो पिच है, हम सब जानते हैं ट्रेडिशनली ये फुल ऑफ रन्स है, और अगर मैं क्रिकेट की टर्म्स में बात करूं तो पटाखा पिच है, परफेक्ट बैटिंग आइडियल पैराडाइज है फॉर द बैट्समैन। यहां पे टॉस जीता जिम्बाब्वे ने, टॉस जीत के वेस्ट इंडीज को बैटिंग की दावत देना, ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट थी, अंडर एस्टिमेट किया वेस्ट इंडीज को, ओवर कॉन्फिडेंस थी जिम्बाब्वे श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हरा के, ये था क्या आखिर ये? इसका जवाब यही है कि बिल्कुल प्लानिंग उनकी हो सकती है इस चीज़ पे कि इस तरह से हम जाएं कि पहले हम बॉलिंग करें और फिर चेस करें। बट आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा टफ था, क्योंकि अगर आप उसका वेंकटे की अगर हिस्ट्री देखें तो टीम जो पहले बैटिंग कर रही है उसके जर्नली भी रन ज़्यादा होते हैं, तो पहले बैटिंग की तरफ ही इनको तवज्जो देनी चाहिए थी। ये मेरे ख्याल है इनसे थोड़ा मिसहैप हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो टॉस जीत के बैटिंग की दावत दी है वेस्ट इंडीज को, हालांकि हमें पता है कि ये वही वेस्ट इंडीज है, गुगट प्लेयर वो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है टाइटल, कि यहीं पे इंडिया में जब T20 वर्ल्ड कप खेला गया था तो यहीं पे वेस्ट इंडीज ने वो टाइटल जीता भी था।
वेस्ट इंडीज को ये पिचेस जो उनका बैटिंग स्टाइल है उनको ये पिचेस सूट करती हैं, और वानखेड़े की जो पिच है, इस तरह मैं बता रहा हूं, अजीम बता रहे हैं कि बैटिंग पैराडाइज विकेट है, यहां पे टॉस जीता, एक अच्छा टॉस जीता और फिर खुद नहीं बैटिंग करनी चाहिए थी, जो वेस्ट इंडीज को दावत दी और फिर लैप्सेस हुए फील्डिंग में, इसने कॉस्ट किया जिम्बाब्वे को। देखिए सिकंदर रजा, क्योंकि जब उन्होंने टॉस खेल कर पहले वेस्ट इंडीज़ को दावत दी तो उनको यकीनी तौर पे अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पे उम्मीद थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे जो अच्छी बैटिंग लाइनअप उनको 140 तक रिस्ट्रिक्ट किया, फिर श्रीलंका के खिलाफ जैसे बॉलिंग की और बाद में बैटिंग की, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वेस्ट इंडीज़ को कम टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करके चेस करने जाएंगे, जैसे उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ चेस किया था। लेकिन वो बैकफायर हुआ, और जितनी बैटिंग पैराडाइज पिच थी आज, जिस तरह वो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन वहाँ पे बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी रोड पे खेल रहे हैं, और बिल्कुल बैटिंग पिच फ्लैट पिच, जिस पे कहते हैं कि हर बैट्समैन ने आके अपने हाथ के लिए साफ किया है, और जो आता था वो आते ही या छक्का या चौका, सिंगल डबल में तो गेम देखी नहीं आज हमने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। तो ये टिपिकल वेस्ट इंडीज़ है जिसको हम जानते हैं, जो हम देखना चाहते थे, और इस सारे का नुकसान जो है, इतना जिम्बाब्वे को नुकसान नहीं होगा इस पूरे, अगर आप ग्रुप में देखें तो, जितना इंडिया को होगा। इंडिया पहले कोशिश था कि एक आध मैच जीत कर फिर नेट रन रेट पे आगे चला जाएगा, लेकिन अब नेट रन रेट तो उनकी बिल्कुल पहुंच से बाहर हो चुका है। अब यही उम्मीद की जा रही है कि इंडिया अपने दोनों मैच जीतेगा तो आगे जाएगा, लेकिन आज वेस्ट इंडीज ने जिस तरह जिम्बाब्वे को आउट क्लास किया, पिछले अगर हम ग्रुप मैचेस देखें तो हमें एक्सपेक्टेशन यही थी कि जिम्बाब्वे एक अच्छा टफ टाइम देगा वेस्ट इंडीज़ को, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने बिल्कुल आउट क्लास किया, और बिल्कुल जी फैसला जो था टॉस का, मेरे ख्याल से ये उसी तरह गलती है जैसे हम सलमान अली आगा को हमेशा से कहते हैं कि वो टॉस जीतकर इंडिया के खिलाफ पहले बॉलिंग क्यों की, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर गीली पिच पर बैटिंग का फैसला किया। तो ये बैटिंग फैसले जो है वो सिकंदर रजा को थोड़े से पाकिस्तानी होने का बिल्कुल एडवांटेज दे सकता है हम, कि उन्होंने इसी देख के फैसला किया। अजीम मोहम्मद से जरा आगाज करते हैं। अजीम, जो कैच ड्रॉप हुआ 26 के स्कोर पे, और फिर बैक टू बैक कैचेस ड्रॉप हुए जिम्बाब्वे से, आपको लगता है अगर वहां पे वो कैचेस हो जाते तो शायद इतना बड़ा स्कोर का हिमालय जो है वो नहीं खड़ा कर पाती वेस्ट इंडीज की टीम? ज़ाहिर है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, कहाँ 246 अगर हो सकता है शायद वो कैचेस रोकते तो 170 180 पे कहीं ना कहीं उनको ब्लॉक करते, और वो चेजेबल हो सकता है, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। 246 ऐसा टारगेट हो जाता है कि आपने फ्रॉम द बॉल वन ऑल आउट जाना है, आपने उसको खास तौर पे फर्स्ट 6 ओवर्स पावर प्ले आप इंटेंड करोगे कि 80 to 90 रन लाएं, तो वहीं पे बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरह का जब टोटल होता है तो आप देखें ओपोनेंट टीम जो होती है वो यूजुअली 80 90 और 100 पे आउट होती है, और वही जिम्बाब्वे के साथ हुआ। बिल्कुल सही। मुझे आपको क्या लगता है अगर कैचेस हो जाते, क्योंकि अवेल द कैचेस विन द मैचेस एक बड़ा पुराना मकूला है, अगर वो 26 के स्कोर पे विकेट एक मिल चुकी थी, दूसरा कैच भी हो जाता, लैप्सेस नहीं होते फील्डिंग में, तो इतने 255 तक नहीं पहुंच पाती वेस्ट इंडीज, और फिर जिम्बाब्वे की बैटिंग को देखते हुए 160 70, फिर भी इस पिच को देखते हुए चेसेबल स्कोर होता। बिल्कुल, अभी तक हमने देखा है कि जिम्बाब्वे की जो ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में जो फील्डिंग थी वो बड़ी डिफरेंट किस्म की थी, बड़ी अच्छी फील्डिंग थी। आज हमने देखा कि 2 कैचेस छूटे और बड़े अहम कैचेस थे हेटमायर के, सिमरन हेटमायर, उन्होंने बाद में जिस तरह स्कोर किया, महज 35 बॉलों पर उन्होंने तकरीबन 85 रन बना दिए और बिल्कुल वन साइडेड कर दिया मैच। 255 आउट ऑफ द रेंज, मैं कहता हूँ जिम्बाब्वे की जगह ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या कोई और अच्छी भी टीम होती तो उसके लिए भी मुश्किल होता, लेकिन अगर यही कैचेस हो जाते और स्कोर जो होता 180 190 के आसपास, क्योंकि हमने देखा जो बैट्समैन आ रहा था वेस्ट इंडीज़ का, उसकी एक ही इंटेंट थी कि वो छक्का चौका, उसके अलावा कोई गेम नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कैच हो भी जाता तो 180 190 तो बनना ही बनना था इस तरह की बैटिंग लाइनअप के सामने, लेकिन ये था कि चेजेबल टोटल होता, विद इन द रेंज होता, लेकिन जब 200 प्लस हो गया तो वो वहीं से हाफ वे पे मैच जो था वो वेस्ट इंडीज़ के हक में चला गया, और उसका फायदा ये हुआ कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर जो थे उनको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिल गया, वो जहां बॉल करते थे उनको पता था अगर 1-2 छक्के लग भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, उनके बाद उसको विकेट भी मिलती है, और यही चीज़ आज उस चीज़ का वेस्ट इंडीज़ बॉलर ने भी बड़ा फायदा उठाया, और क्योंकि एक रन रेट जो था बिल्कुल रिक्वायर्ड रन रेट जिम्बाब्वे की पहली बॉल 1 से ही बड़ा आउट ऑफ रेंज था, और यही जैसे इन्होंने बताया बिल्कुल अजीम साहब ने कि 6 ओवर में 80-90 रन जो होते एम करना चाहिए था। 6 ओवर में अगर 80-90 होते, विकेट एक आध गिरी होती तो शायद ये मैच जो था थोड़ा क्लोज हो जाता, लेकिन क्योंकि जब इतना बड़ा टारगेट होता है तो जब टीम जो चेस कर रही होती है उसके लिए यकीनी तौर पर मुश्किल होता है चेस करना, खासतौर पर 200 प्लस T20 मैचेस में चेस करना मुश्किल है। ये तो वनडे के जितना स्कोर बना दिया था वेस्ट इंडीज़ ने, तो ये तो T20 है, और जिम्बाब्वे जैसी जो बैटिंग लाइनअप जितनी मजबूत नहीं है, जितना इतना तजर्बा नहीं है, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और ख़ासतौर पर वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग इतनी कोई बुरी बॉलिंग नहीं है कि उसको कहे कि 250 रन वो दे सके। हाँ, कोई और बैटिंग लाइनअप होती तो शायद ये टोटल 200 तक भी जा सकता है, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे ने जिस तरह फाइट किया 147 मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं था, काफ़ी स्कोर नहीं था, लेकिन हाँ अगर 180 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेता तो ये मैच का रिजल्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। और जिम्बाब्वे में इस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि जिम्बाब्वे ने भी जो 147 ये भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनका हाईएस्ट स्कोर है, क्योंकि इससे पहले जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ
130 रन स्कोर किए थे। तो आज उन्होंने अपने रिकॉर्ड को थोड़ा बेहतर जरूर किया, लेकिन बेजरर सा उनका यह रिकॉर्ड बेहतर करना था, क्योंकि एक बड़े मार्जिन से जो है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कल श्रीलंका में खेले जाने वाले इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बारे में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे जिम्बाब्वे की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस को, जहां पे जिम्बाब्वे को खेल के हर शोबे में वेस्ट इंडीज ने आउट क्लास किया। लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाने वाला है, और जिस तरह इंग्लैंड ने गुज़िश्ता मैच में परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद यकीनी तौर पे ये मैच जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी अहम था, और अब एक अलार्मिंग साइन भी जो है वो इंग्लैंड ने पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर दिया है। इस वक्त तैयारियां किस तरह से है, श्रीलंका में क्या माहौल है, इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट जिशान नवाज कोलंबो में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं। जिशान, शो में खुश आमदेद। अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त कोलंबो में इस मैच को लेकर चल क्या रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में कल एक अहम मैच होने जा रहा है, और दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां आज मुकम्मल कर ली हैं। पाकिस्तान ने दिन के औकात में, जबकि इंग्लैंड में शाम के औकात में कैंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि पाले के लिए स्टेडियम है, उसमें अपनी प्रैक्टिस की थी, और दोनों ने अपनी बैटिंग पर भरपूर तवज्जो दिया है। और आज साहबजादा फरहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैटिंग के हवाले से कहा कि हमारी बैटिंग में खामियां जरूर हैं, लेकिन हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने अपनी बैटिंग के हवाले से कहा है कि जिस तरह से जोफ्रा आर्चर अपनी तैयारी करके आएगा, उसको खेलना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं भी अपनी तैयारी के साथ आऊंगा। और इसी तरह से पिच के हवाले से उनका कहना था कि मुझे सीनियर्स ने भी और बाबर आजम समेत दीगर ने कहा है कि ये बैटिंग पिच होगी। और अगर देखा जाए तो गुज़श्ता रोज जो कि इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच हुआ था, श्रीलंका ने बड़ी मुश्किल से 147 रन बनाए थे, और वो 100 से नीचे स्कोर पर ऑल आउट भी हो गई थी। तो यूं जो कि इंग्लैंड और श्रीलंका का जो मैच था वो बॉलिंग पिच थी, जबकि जो कल वाली पिच नजर आ रही है, आज की पिच की कंडीशन को देखते हुए नजर आ रहा है कि कल की बैटिंग पिच होगी, और पाकिस्तान और जो इंग्लैंड के दरमियान है वो बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात की अगर अली भाई बात करें तो महकमा मौसमियात में गुज़श्ता 24 घंटे की बात करें तो सूरज निकला हुआ है, क्लियर है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो यूं ही आप कह सकते हैं कि कल का जो मैच है वो होगा, और उसकी उम्मीद की जा सकती है कि उसका रिजल्ट। थैंक यू सो मच, आप हमें अपडेट कर रहे थे कोलंबो से, और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सूरत हाल है माजी की कुछ इस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि 31 मैचेस इन दो टीमों के दरमियान खेले जा चुके हैं। 20 में इंग्लैंड ने कामयाबी, 9 में पाकिस्तान ने फतह हासिल की। तो ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि इंग्लैंड को एज हासिल है। लेकिन अजीम, आप खुद टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, मैच से पहले इस तरह की बातें करना कि जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर पाकिस्तान में भी बहुत हैं, वो अपनी तैयारी कर आएगा, हम अपनी तैयारी कर आएंगे, इससे कुछ वैसे ही स्मेल आ रही है जैसे इरफान पठान के लिए कहा था कि पाकिस्तान की गली कूचों में इरफान पठान जैसे बहुत सारे बॉलर हैं, और फिर इरफान पठान ने जो नेशनल स्टेडियम में हाल किया था कि पहले ओवर में हैट्रिक कर दी। एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज ए प्रोफेशनल प्लेयर, आपको लगता है इस किस्म की बातें करनी चाहिए? देखिए, ये इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि उसका अपना बिलीव हो सकता है इस चीज़ पे। और अगर आप रिसेंटली देखें जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है साहिबजादा फरहान, मेरे ख्याल कैलेंडर ईयर में 500 कर चुका है वो, डोमेस्टिक के भी मिला के, और इंटरनेशनल में भी अभी लास्ट मैच में 100 के। तो जिस तरह का वो लड़का, और पर्सनली मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस, और ये अच्छी चीज़ है होना, और सिर्फ अपने लिए नहीं, ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी बारीक सी लाइन होती है ना, इन बातों से आपको नहीं लगता? मुझे याद इस तरह एक और भी फखर ने स्टेटमेंट दिया था कि श्रीलंका की टीम हमारी, उसके खिलाफ मैं इतने 100 करूंगा, और पूरी सीरीज में फखर फिर फेल हुए थे। तो ये लगता नहीं आपको कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में थोड़ी सी लाइन है? आप परफॉर्म करो, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करो, समझ में आता है, जचता भी है। बिल्कुल लाइन है, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस टाइम इस बात का मकसद ये भी हो सकता है कि टीम के मोराल के लिए भी ये ज़रूरी है, सिर्फ साहिबजादा फरहान के लिए नहीं, वो तो खैर कर ही रहा है, बट इन जनरली ओवरऑल टीम के माहौल के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, आपको क्या लगता है मुश्तबा कि इस किस्म की जो बातें हैं, बुलंदो बांग दावे होते हैं, फिर उसके बाद आज ये स्टेटमेंट है, कल का स्टेटमेंट अगर खुदा ना करे हारें, स्क्रिप्ट मैं बता देता हूं, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, आखिर के 15-20 रन में शॉर्ट रहे, लड़के जो है वो सिचुएशन के मुताबिक नहीं खेल सके हैं, हम जो बिटवीन द इनिंग जो है वो जेल करने में नाकाम रहे, कल ये सारा स्क्रिप्ट सुना रहे होंगे हमें। इसमें एक और भी ऐड कि कैंडी भी हमारा पहला मैच था, तो इस वजह से शायद हम हार के मौसम से मांग नहीं थे, और इंग्लैंड ने पहले इस मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला हुआ था। लेकिन अगर अब इस सारे सिनेरियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो फरहान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस तो नज़र आ रहा है कि वो जाके कल कुछ करने चाह रहे हैं, लेकिन
अभी तक जो सबसे ज्यादा फरहान की बैटिंग हम देखते हैं तो वो मैच छोटी टीमों के खिलाफ ही करते हैं। सेंचुरी भी बनाई उन्होंने, जो भी रिसेंट मैच खेला पाकिस्तान ने, आखिरी मैच खेला उसमें सेंचुरी बना दी, लेकिन वही फरहान सबसे ज्यादा फरहान थे जो इंडिया के खिलाफ पहले ओवर में आउट हो गए थे। तो अगर ओवरऑल देखें तो इनकी बैटिंग में इतना उनको बैटिंग से इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मुझे तो बड़ी टीम के खिलाफ इनकी अभी तक कोई अच्छी इनिंग नजर नहीं आई। सिवाय एशिया कप में इन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा अभी तक इनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही कि इस तरह की बातें करें। जेफ आर्चर जो एक बड़े अच्छे बॉलर हैं, जैसे उन्होंने बॉलिंग की श्रीलंका के खिलाफ, तो मुझे तो लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। हमारे पास उस तरह का फास्ट बॉलर है ही नहीं। वो कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हमें इतने ज्यादा बॉलर मिल जाते हैं गली कूचों में। तो देखा जाए तो अभी करंट पाकिस्तान टीम की बॉलिंग देख ले तो हमारे पास तो शाहीन अफरीदी है जो कि आर्चर के करीब भी नहीं है। तो इतना बड़ा बयान देना और सबका कल पता लग जाएगा कि कौन क्या कहता है। अजीम से भी पूछते हैं क्योंकि तो डोमेस्टिक खेल भी रहे हैं, बैटिंग में भी ये कर सकता है। एक तो अजीम से भी पूछते हैं, अजीम एक तो क्या आप इंग्लैंड में भी केविन पीटरसन एकेडमी में डायरेक्टर रहे, कोच रहे, फिर इंग्लैंड में आप खेलते भी रहे। पहले तो ये बताएं कि जोफ्रा आर्चर में ऐसी क्या खास बात है कि जो उसको जोफ्रा आर्चर बनाती है? देखें, सबको पता है कि वो स्पेशल तो है। अब दुनिया का मेरे ख्याल वाहिद बॉलर है जिसका बाउंसर भी सीम होते हुए अंदर आ रहा होता है। ऑफकोर्स स्पेशल है, और उसका जिस तरह से स्पेशल की बात कीजिए, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड ने उसकी टेक केयर की है, समझा है उसको। अगर आप देखें, बड़ा ऑफ रहता है, फिर ऑन आके खेलता है, फिर ऑफ रहता है। तो ऑफकोर्स वो स्पेशल है तो किया गया, और मुझे लगता है हमारे पास भी कुछ चीज़ें स्पेशल थी जिनका हमने उस तरह से ख्याल नहीं किया। अली भाई, बैटिंग ऑर्डर पे ज़रूर थोड़ा सा बात ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे अभी भी लगता है कि बाबर आजम को इस टीम में ओपनिंग ही करनी चाहिए, और उसका जो रिकॉर्ड है एज एन ओपनर, देखिए आईसीसी में कोई ऐसी वर्ल्ड नंबर 1 नहीं हो जाता 3-4 साल के लिए, और उनको भी पता है कि रेटिंग्स किस तरह से होती हैं। उसमें भी देखा जाता है कौन सा मैच किस तरह से जीता गया। तो आई स्टिल थिंक कि जिस तरह का वो प्लेयर है वो ओपनिंग करे, और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे इस तरह के वर्ल्ड कप में, जहां अगर आप देखें आगे चल के बीच में लो स्कोरिंग मैचेस भी आपको दिखते हैं, तो उसमें आपके लिए वो ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे नंबर 4 पे वो इतना वैल्यूएबल नहीं दिख रहा जितना कि मुझे लगता है कि वो पावर प्ले में एक इल्ज़ाम लगता है कि पावर प्ले में वो इतना उनका यूटिलाइजेशन नहीं आता। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया की अगर आप टीम देखें, अगर इंग्लैंड की आप टीम देखें, टॉप 6 जो बैट्समैन है, किसी एक का भी स्ट्राइक रेट 150 से कम नहीं है। सोच यही होनी चाहिए। बाबर का स्ट्राइक रेट 128 है, बट अगर आप देखें जिनको रिप्लेस कर रहे हैं बाबर को, आप उनका क्या है 135, 186, तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं। एटलीस्ट आपका वो कंसिस्टेंट था, 10 में से 7 मैच आपको रन करके देता था। आपका स्ट्राइक रेट आपके सामने है, सबके जितने भी ग्रेड, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, सब अच्छे प्लेयर हैं और किसी का वो नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम में बाबर आजम को T20 अगर खेलना है तो ओपनिंग ही करनी चाहिए। इस स्टेटमेंट से आप मुतमईन है कि जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर पाकिस्तान की गली कूचों में, क्योंकि आप तो नए बॉलर को खेलते हैं, पाकिस्तान के सारे अच्छे बॉलर्स को आपने खेला है? नहीं, मैं ये नहीं समझता। एक तो जोफ्रा आर्चर ग्रेट है, हाँ मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, बिल्कुल अच्छे बॉलर्स हैं, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। पाकिस्तान के पास भी तगड़े बॉलर्स हैं, हमने उनका पास में यूटिलाइज नहीं किया अच्छा। बट अगेन पाकिस्तान का, मैं नहीं कहता ये, अगर आप देखें जब से क्रिकेट चल रही है तो पाकिस्तान मशहूर है इस चीज़ पे कि फास्ट बॉलर्स तगड़े आते हैं। ठीक है, और आपको क्या लगता है मुश्तबा कि बाबर आजम, इस तरह भी अजीम कह रहे हैं कि ओपनर के तौर पे उनकी जगह बनती है, नंबर 4 पे फंस जाते हैं। फिर हमने नामीबिया जैसी टीम के सामने देखा कि 13वें ओवर में भी जो है उनको छुपाया गया, उनको बचाया गया और शादाब को बैटिंग के लिए भेजा गया। तो एज एन ओपनर क्या आपको लगता है कि स्ट्रेटजी पाकिस्तान चेंज करेगा और बाबर से ओपन करा लेगा, क्योंकि साइम तो एज ए बॉलर ही अब टीम में खेलते नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारे जो कोच है माइक हेसन, उनको भी बाबर आजम पे एतमाद नहीं रहा। ओपनर नहीं भेजते उनको, तो 12वें 13वें नंबर पे भी नहीं भेज, ओवर के बाद नहीं भेजते। कोच का जब ये एतमाद है अपने जो स्टार, जिसको हम किंग बाबर आजम कहते हैं, सोशल मीडिया पे हम किंग बनाया हो, तो उसको अगर कोच का ये एतमाद है तो आप उस प्लेयर का लेवल देख लें वो कहाँ खड़ा है। अभी देख लें नामीबिया जैसी टीम जो कि इतनी मजबूत टीम नहीं है, ना उसकी बॉलिंग इतनी कोई स्ट्रॉग है, ना कोई बैटिंग स्ट्रॉग है कि हम कहें कि हम बाबर आजम को भेजते हुए डरेंगे कहीं स्कोर ना कम हो जाए। हमारे पास अच्छा चांस था बाबर को ओपनर भेज के टेस्ट कर लेते, एक और मरतबा देख लेते कि किंग बाबर आजम क्या वाकई फील्ड में भी किंग है या नहीं है। लेकिन हम वहाँ पे भी डरे, हम वहाँ पे हमारे कोच ने उसको नहीं भेजा, सलमान अली आगा का एतमाद उस पर नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी टीम को, या पूरे इस वक्त जितने भी वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जितने भी शायकीन जो पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो करते हैं, बाबर आजम से यही उम्मीद की जाती है कि वो जो परफॉर्मेंस उन्हें करना है वो चौथे नंबर पर आके करे, क्योंकि ओपनर में सबसे ज्यादा फरहान और साइम अयूब जो है वो पावर प्ले के बैट्समैन हैं। उम्मीद की बात की ना, अजीम मोहम्मद की कप्तानी में बाबर आजम कप खेले और उन्होंने एक 100 भी किया और इन्होंने इनको एज एन ओपनर ही खिलाया। और अगर मैं गलत नहीं हूं कि उस वक्त मैं भी वो ट्रांसमिशन कर रहा था जब इनका फाइनल था, शायद मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे फाइनल में, है ना? मिचेल मार्श ही कप्तान थे। तो
आपने बाबर को ओपनर खिलाया था, क्या मैसेज क्या देते थे? ठीक है, उसमें तो बाबर उस तरह का बाबर नहीं था, लेकिन बहरहाल अपने अपने तई तो वो पाकिस्तान के लिए ओपन ही कर रहा था। क्या मैसेज क्या दिया था आपने, और उस बाबर में, उस बाबर में क्या फर्क देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, बाबर उस टाइम भी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 16 साल का था, 17 साल का था, बट क्लब के काफ़ी मैचेस खेला हुआ था। क्लब से ही उसको आदत थी 100 करने की, और वो चीज़ सामने थी उसकी। उस टाइम भी वाइट बॉल क्रिकेट वो हम सब में बेहतर ही खेलता था, सबसे अच्छी तरीके से खेलता था। जब 2.5 के भी मैचेस होते थे, सबसे अच्छी वाइट बॉल क्रिकेट बाबर आजम ही कहता था। देखें, ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के सारे बड़े बड़े प्लेयर्स कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और उसने अपनी ये जो चीज़ें अक्लेम की है, ऐसे नहीं उसको किसी ने ला के दी है, उसने अक्लेम की है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भाई ने बात की कि उसने एज एन ओपनर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रन्स नहीं किए, उसने हमेशा रन्स किए हैं। क्वेश्चन आया स्ट्राइक रेट पे, और मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन स्ट्राइक रेट पे आ रहा है, तो वो स्ट्राइक रेट तो उसको हटाने के बाद भी कोई 6-7 का स्ट्राइक अगर रेट मैं कोई एज फर्क ए नहीं दिख फॉर्मर रहा। कैप्टन पूछता हूँ, आपका इतना एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस हो गया, अंडर 19 से आप लीड करें, बाबर की पाकिस्तान की T20 टीम में जगह बनती है या नहीं? बिल्कुल बनती है। इस टीम में पाकिस्तान की, बाबर आजम की बिल्कुल जगह बनती है किस लिहाज से? एज एन ओपनर। ठीक है, और अगर ओपनर नहीं खिला रहे वो, फिर मुझे नहीं समझ आती। मुझे एग्जैक्टली ये लगता है वैल्यूबल नहीं है। अगर ओपनर नहीं है तो T20 में जिस लेवल का वो बड़ा प्लेयर है वो वैल्यूबल नहीं है। ठीक है, आपको नहीं लगता है पाकिस्तान में डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर में ऐसे बैट्समैन है, मैं नाम नहीं ले रहा, कि जिनको हमने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन अगर उनको नंबर 4 पे खिलाते तो वो ज़्यादा अच्छे होते? अभी स्टीवन स्मिथ की मिसाल आपके सामने है कि जब उन्होंने एक ओवर में 30 रन किए, तो पूछा गया कि वर्ल्ड कप में क्या स्मिथ को लेके जाया जा रहा है, तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया सेलेक्टर थे जॉर्ज बेली, उन्होंने कहा कि जिस नंबर पर स्मिथ खेल रहा है उस नंबर पर हमारे पास बेटर ऑप्शन है। तो आपको लगता है कि बाबर आजम को नंबर 4 पे हम एक तो खिला गलत रहे, उसके बाद जिसको नहीं लेके जा रहे नंबर 4 पे तो डबल इनजस्टिस कर रहे हैं? देखिए, यही फ़र्क है। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है ना ये चीज़, बट अभी उन्होंने वापस स्टीवन स्मिथ को लाए तो ओपनर ही लाए। इस तरह के प्लेयर जो होते हैं, देखिए जो रूट पे क्वेश्चन मार्क उठा, केन विलियमसन पे क्वेश्चन मार्क उठा, स्टीवन स्मिथ पे क्वेश्चन मार्क उठा, ये सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, और बाबर आजम भी इसी कैटेगरी का प्लेयर है। उन पे सवाल उठा, बट उधर प्रॉब्लम क्या था कि उधर जितने प्लेयर्स थे वो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आप उठा के देख लें। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 150 प्लस से ऊपर का स्ट्राइक रेट का प्लेयर ही नहीं है, तो इस टीम में बाबर आजम कैसे बाहर हो सकता है, और ओपनर कैसे नहीं आ सकता? मतलब सब खराब है तो कम खराब को आप प्रेफर कर रहे हैं? नहीं, कोई खराब नहीं है। नहीं, खराब होता तो वर्ल्ड स्ट्राइक नंबर 1 रेट नहीं कैसे है, हो सकता है? सर आप खुद ये बात कर रहे हैं कि 150 वाला हमारे पास कोई नहीं है, तो चलो यार हम 128 वाले को अच्छा बना के खिला देते हैं। नहीं, तो अच्छा बनाने की क्या बात है? एटलीस्ट आपको रन्स तो करके दे रहे हैं 10 में से 7 इनिंगों में। जीत 10 कितने में रहे से 3 पाकिस्तान इनिंग उसमें से? पाकिस्तान उसके उसमें टेन्योर में अमेरिका से इंडिया से पाकिस्तान भी हार जीता रहा है। है, आयरलैंड से पाकिस्तान हार रहा है, बांग्लादेश से पाकिस्तान हार रहा भाई, है, हर पहले मैच- पहले राउंड में पाकिस्तान बाहर हो रहा है। इन रन्स को क्या करेंगे अजीम? अगर मैं अभी भी आपको पैट कराऊं तो शायद आप इससे अच्छी बैटिंग कर जाएं। देखें, वो एक अलग चीज़ है, बट बाबर आजम तो हर हार का कसूरवार तो नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 4 पे खेल के इनकी प्लानिंग मुझे सही नहीं दिख रही। हाँ, ये बात मैं आपकी एग्री कर सकता हूँ कि अगर नंबर 4 पे उसको खिलाना था तो आपके पास बेटर ऑप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक ठीक है मुस्तफा, जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 2022 से पाकिस्तान, सितंबर 2022 से अब तक पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ T20 में कोई मैच नहीं जीता है। लास्ट 5 मैचेस जो हमारे इनकाउंटर्स हुए हैं, 5 में पाकिस्तान को डिफीट हुई है। साइकोलॉजिकल इस चीज का कोई इंपैक्ट आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पे होगा? देखिए, जो श्रीलंकन की कंडीशन है वहाँ पे इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, सिवाय लास्ट जो मैच खेला है श्रीलंका के खिलाफ, वो श्रीलंका अपनी नाकामियों, अपनी बुराइयों की वजह से हारा है। वरना ओवरऑल श्रीलंका के अभी तक जो वर्ल्ड कप की कैंपेन चल रही है उसमें वो छोटी टीमों के साथ भी स्ट्रगल कर रहा है, और ये चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी मुस्बत है। इस चीज़ को देख के पाकिस्तान को आगे चलना चाहिए कि छोटी टीम में जो है, नेपाल जैसी टीम जो है वो इंग्लैंड को टफ टाइम दे रही है। फिर हमने काफ़ी क्लोज मैचेस देखे ग्रुप स्टेजेस में। ठीक है, सुपर 8 का पहला मैच इंग्लैंड ने बड़े कन्विंसिंगली जीता, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन है और जो सिचुएशन है, आप ट्रैक रिकॉर्ड को भूल जाएं 2022 से आगे, बल्कि करंट सिनेरियो देखें तो इस वर्ल्ड कप में जैसा पाकिस्तान खेले तकरीबन उसी तरह की क्रिकेट इंग्लैंड भी खेल रहा है। तो ये एडवांटेज इस वक्त दोनों टीमों के पास नहीं है कि ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड का अच्छा है तो पाकिस्तान का बुरा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये सोच के आगे चलना चाहिए कि सुपर 8 का मैच है, ग्रुप स्टेज जो हुआ पाकिस्तान के साथ, जो इंडिया के खिलाफ हुआ, छोड़ दे, उसको भूल जाएं, आगे चलें। और मुझे सबसे अच्छी खुशी ये हुई कि पिछले मैच में न्यूजीलैंड के फखर जमान जो है वो टीम में वापस आ गए। अगर अब फखर जमान टीम का अब कल बगैर मैच खिलाड़ी को ड्रॉप करना तो ये भी ज्यादती है, और अगर वो टीम में होता है तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है काफी मजबूत हो जाएगी। और जिस तरह की वो पिच हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हमारे जराये ने जिस तरह बताया कि पिच जो है बिल्कुल फ्लैट पिच है और हाई स्कोरिंग गेम एक्सपेक्ट की जा रही है, तो इस पे फखर जमान को होना मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, अभी बाबर आजम की बात करते हैं कि ओपनर के तौर पर नहीं खिलाते तो उसको कहाँ खिलाया जाए, तो यही सवाल तो मैं भी कर रहा हूँ कि अगर वो नंबर 4 भी खिलाना है तो अब उसकी जगह कोई प्रॉपर बैट्समैन क्यों नहीं खिलाते? 120 130 स्ट्राइक रेट को हम क्या करेंगे जब
10 में से 7 मैच वो परफॉर्म करता है, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट से करता है वो मसला उल्टा इससे भी पाकिस्तान बड़ा के है मुस्तफा, नुकसानदेह साबित मसला होते हैं। इससे भी तो बड़ा है मेरे कि कोच को, आपके कप्तान को उन पे एतमाद ही नहीं है। मैं जब पाकिस्तान की हिस्ट्री देखता हूँ, जावेद नियाज़ाद नंबर 4 पे खेलते थे। मैंने उस दिन भी कहा कि जब जब पाकिस्तान को तेज खेलने की जरूरत पड़ी, वो लॉर्ड्स में जहाँ पे मोहसिन खान साहब ने डबल सेंचुरी की, मियादाद ने ओपन किया। 79 में इंडिया की टीम आई, बिशन सिंह बेदी के साथ, इमरान खान साहब के साथ, वो टॉप ऑर्डर में आसिफ इकबाल साहब के साथ खेले। जहां जहां जरूरत पड़ी इंजमाम जो है वो इस तरह खेलते नजर आए। यूनुस खान में टॉप ऑर्डर में खेलते नजर आए। यूसुफ में जो है, कभी हमने इनको नहीं देखा कि इनको कभी छुपाया गया हो। 313 रन की इनिंग यूनुस खान ने कराची में खेली, जो खुर्रम मंजूर का डेब्यू टेस्ट मैच था। नाइट वॉचमैन भेजा जा सकता था, लेकिन यूनुस खान खुद गए अपनी जगह, उन्होंने नाइट वॉचमैन नहीं भेजा। तो ये प्लेयर तो 4 पे खेलते रहे, कभी छुपे ही नहीं। यहां पे नमीबिया के खिलाफ हमें छुपाना पड़ रहा है, फिर हम कहते हैं कि ग्रेट है जो हमारा किंग है। किस तरह का किंग है ये तो पाकिस्तान की फिर टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कल के मैच के प्रोबेबल्स पे बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर हम डिस्कस करते हैं टीम पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ। पाकिस्तान का कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि इस मैच के नतीजे पे पाकिस्तान की जो सेमीफाइनल तक रसाई है उस पर बहुत इन्हिसार है। अजीम घुमन हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे पाकिस्तान के। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि नेचुरल कैप्टन में अगर इनको शुमार किया जाए तो गलत नहीं होगा। छोटी उम्र से मुख्तलिफ टीमों की क़यादत करते आए हैं और बड़ा इनका वसी एक्सपीरियंस भी। अजीम, अगर सपोज अगर आप सलमान आगा होते तो आपकी कल टीम क्या होती, बैटिंग ऑर्डर क्या होता, किस तरह से आप टीम कल ग्राउंड में उतारते? देखें, ये इतना इजी नहीं है, मुश्किल है। बट मैं अगर टीम बनाता तो मेरे हिसाब से आई वुड हैव गॉन फॉर बाबर आजम विद साहिबजादा फरहान। 1 डाउन मेरे होता फ़खर जमान। अब नंबर 4 पे बाबर खेल रहा है तो वाई नॉट सलमान अली आगा, तो नंबर 4 पे सलमान अली आगा। साइम को मैं बाहर नहीं करता, क्योंकि जिस तरह को प्लेयर है थोड़ी जल्दी ज़रूर कर रहा है, बट मैं उसको एज अ फ्लोटिंग ज़रूर यूज़ करूँगा, और उसकी बॉलिंग भी आपके काम आती है और एज अ फील्डिंग भी वो काम आता है आपका। ठीक है, वो क्लिक नहीं कर रहा 5 पे साइम जी। और नंबर 6 नवाज, शदाब, फ़हीम अशरफ। कीपर नहीं खिलाएंगे? कीपर साहिबजादा फरहान को आपने 4 टूर कराए हैं जिसमें विकेट कीपर लिखा है, ठीक है, वाई नॉट साहिबजादा फरहान? ठीक है। ठीक है जी। नंबर 9 नसीम शाह, जो कि मैंने अभी तक देखा नहीं है, मुझे लगता है इनमें अभी जितने बॉलिंग है उनमें सबसे लीथल अगर कोई है तो वो नसीम शाह है। उस्मान तारिक और इब्रार, ठीक है। मेरे 11 ही होंगे। मुस्तफा से भी लेते हैं। मुस्तफा, आपकी क्या टीम होगी कल? देखिए, जो हमने अनाउंस की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें 1-2 चेंजेस होंगी। एक ख्वाजा नाफे को टीम में मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा एट द एक्सपेंस ऑफ बाबर आजम। और इसके अलावा अगर मैं जाऊँ तो इब्रार अहमद जो है वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर मैं इस तरह भी अशरफ या अजीम ने मोहम्मद बताया, नवाज में से हम अगर अजीम ने इस तरह बताया बैटिंग ऑर्डर से अगर मैं पूछूं आपसे, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी आसानी हो जाए समझने में। बिल्कुल, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब जो है वो बतौर ओपनर खेल सकते हैं। इसके अलावा फ़खर जमान जो है 3 डाउन प्लेयर है। सलमान अली आगा को हम नीचे यूटिलाइज कर सकते हैं। फ़खर जमान के बाद साइम और फिर सलमान अली आगा, फिर नवाज, शादाब और फ़हीम, और देन वी हैव द बॉलर्स इब्रार, उस्मान तारिक एंड सलमान मिर्ज़ा। ठीक है, और राइट है। ये दोनों ने अपनी अपनी टीमें बता दी। थोड़ा स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि अजीम घुम्मन भी क्रिकेट अभी खेल रहे हैं, लेकिन फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बहुत ज्यादा बातें करें। सबसे पहले तो बताएंगे, आमिर की ने एक स्टेटमेंट आया, उसने पूरे इंडिया में आग लगा दी। आपको एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन क्या लगता है कि अभिषेक क्या स्लॉगर है कि बैट्समैन है? देखें, मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ी सी गालियां आपको भी पड़ जाए, इसलिए मैंने सवाल आपसे किया। नहीं जी, नहीं। मैं खैर स्लॉगर नहीं मानता उसको। आई थिंक सो, हाँ, आप फिट मूवमेंट का उसका कह सकते हैं, बट उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, बैट स्विंग बहुत अच्छा है, डाउन स्विंग बहुत अच्छा है। तो वो उस चीज़ पे रिलाय करता है और उस चीज़ पे वो सक्सेसफुल है। क्या फर्क क्या है? अगर मैं एज ए लेमैन पूछूं, आमिर ने स्लॉगर क्यों कहा और अजीम घुम्मन, जिसको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूं एज ए कैप्टन, अजीम घुम्मन बैट्समैन क्यों कह रहे हैं? देखिए, आमिर ने जो बोला होगा वो इस कंडीशन में बोला होगा, जिस लेवल का वो बॉलर है उसकी नज़र में ये होगा कि जहाँ थोड़ी सी मूवमेंट होगी तो वहाँ पे वो फंसेगा। और आमिर ने ये भी बोला है कि जब उस मूवमेंट में वो रन करेगा तो उसको बिल्कुल मानेगा, सबसे पहला बंदा होगा। तो उसको ये लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की क्रिकेट खेलता है बड़े ही क्लियर माइंड से खेलता है। आप देखें 3-0 हो चुके हैं, पर उसको फर्क नहीं पड़ता। उसकी इंटेंशन वही होती है कि पहली बॉल पे 6 मारूं। वो 250-300 के स्ट्राइक रेट से प्रेशर आ रहा है कि जो अभिषेक को बिठा दिया जाए। अगर आप होते उसकी जगह तो आप क्या ड्रॉप करते नेक्स्ट मैच? नेवर, कभी भी नहीं। और उसने भी यही बयान दिया, उसने बोला यार 1-1.5 साल से अभिषेक ही रन कर रहा है, तो अगर आज वो नहीं कर रहा तो थोड़े हम भी कर लें। ठीक है, मुस्तफा क्विकली जरा मुझे बताइएगा कि आप स्लॉगर समझते हैं बैट्समैन समझते हैं? नहीं, अभिषेक जो है प्रॉपर एक बैट्समैन है और बड़ा अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, तो यार ये आमिर की क्रिकेट की आप दोनों से कम है कि आप दोनों बैट्समैन समझते हैं, वो स्लॉगर समझते हैं? बैटिंग कर गया।
नहीं नहीं, वो बैट्समैन है और एक अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, वो रन्स नहीं कर पा रहा, लेकिन रन्स कोई करना ये नहीं है कि हमारे भी तो एक प्लेयर है जो रन्स नहीं करता, लेकिन हम किंग बाबर आजम कहते हैं उसको। लेकिन वो जो एक प्लेयर है, वो जब जिस दिन चल गया, वो दूसरी टीम को बिल्कुल नॉकआउट कर देगा। और किसी भी वर्ल्ड कप है, कोई भी बड़ा मैच, सारे ग्रुप एट के जितने भी बड़े मैचेस हैं, वो एक मैच में चलेगा और आप देखेगा दूसरी टीम बिल्कुल जो है वो तहस नहस हो जाएगी। वेस्ट इंडीज की बैटिंग को आप भूल जाएंगे। अभिषेक एक ऐसा बैट्समैन है जो सिंगल हैंडेडली आपको T20 मैच जितवा सकता है। बिल्कुल ठीक मुझे है। तो ऐसा लगता है कि इंडिया टोटली रिलाय उस पर कर रही है। अगर वो नहीं करता तो इंडिया का वर्ल्ड कप मुझे नहीं दिखता ये। ठीक है, अच्छा, अब ये अभी अजीम यहां तक बात को लेकर आ गए। पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं मुस्तफा कि फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो छोड़े, इंडिया भी सेमीफाइनल में नजर नहीं आ रही। देखिए, जिस तरह के ग्रुप बी अब इस तरह ग्रुप ए बन चुके हैं इंडिया का, -5 उनका जो है वो जिम्बाब्वे का हो गया, +5 वेस्ट इंडीज और +3 इंग्लैंड का, सॉरी साउथ अफ्रीका का। तो इस तरह की कंडीशन अब इंडिया के लिए जो है बिल्कुल दोनों मैच जीतना है और इतना आसान नहीं होगा वेस्ट इंडीज को हराना। ठीक है, इंडिया का अपना होम ग्राउंड है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज इंडिया को इतना आराम से हार जाएगा। वेस्ट इंडीज आपकी सेमीफाइनल टीम में इंडिया पाकिस्तान है, अच्छी बैटिंग है, अच्छी बॉलिंग है, लेकिन वेस्ट इंडीज टफ टाइम जरूर देगा। तो आपकी जो सेमीफाइनलिस्ट टीम है उसमें इंडिया पाकिस्तान है? देखिए, पाकिस्तान तो है, आई एम श्योर कि पाकिस्तान होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। तो एज ए पाकिस्तानी कह रहे हैं पाकिस्तान है या एज एन एनालिस्ट कह रहे हैं? नहीं, एज एनालिस्ट कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान देखिए 2 मैच हैं, एक मैच भी जीते तो पाकिस्तान के पास अभी चांस बाकी है, क्योंकि एक मैच आप हारे नहीं है, वो आपका एक पॉइंट आपको कुदरतन बारिश से मिल गया। हार जाते तो मैं मुश्किल कह सकता था, लेकिन अब क्योंकि एक बारिश से पॉइंट हमें मिल चुका है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि क्योंकि न्यूजीलैंड जो है अभी श्रीलंका से खेलना है, उसने इंग्लैंड के साथ भी खेलना है, और पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड के साथ कल, जो मैच है काफी हद तक डिसाइड कर देगा कि हम आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन एज एन एनालिस्ट भी मैं यही समझूंगा कि पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकता है सेमीफाइनल। मुझे लगता है इंडिया बिल्कुल सेमीफाइनल में, पाकिस्तान इंग्लैंड में से जो कल जीतेगा वो सेमीफाइनल में होगा। और ये जो कह रहे हैं कि एक एक पॉइंट का, आई थिंक सो कि फ्यूचर बता देगा, किसी एक टीम को फायदा है और एक टीम को नुकसान है। ठीक है जी, चले आपकी 4 टीमें फिर कौन कौन सी, जल्दी से बता दें मुझे। मेरी ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तान रखूंगा उसमें। एनालिस्ट या एज ए पाकिस्तानी? एज अ पाकिस्तानी तो मैं वर्ल्ड कप जितवाऊं। हाँ, तो या पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है जनाब। और अजीम, आपने सुन लिया होगा कि अजीम घुम्मन के जो फादर थे शाहनवाज घुम्मन साहब, अपने वक्त के बड़े जबरदस्त विलन थे, लेकिन अजीम अपनी जात में हीरो हैं। आपने उनकी गुफ्तगू की कि कितनी जबरदस्त शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनका साथ जो है वो हमें हासिल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मुश्तबा के साथ और अजीम घुम्मन के साथ, अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।